फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। और आज आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं, आप हैं श्रीमान जी आनंद जी, राज्याध्यक्ष। आप मुंबई के रहने वाले हैं और आपका परिचय ब्रीफ में अगर मैं कराऊं तो आप एक विचारक हैं, चिंतक हैं, लाइफ कोच हैं और आपने जीवन जो है बड़ा संघर्ष करके बहुत सारे अनुभव बटोरे हैं और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो हुआ क्या कि आज सुबह सर ने मुझे फोन किया और मुझे बहुत काम की कुछ बातें बताने लगे। तो मैंने इनको बोला, सर मैं आपको इंटरप्ट करूं? उन्होंने बोला जी। मैंने कहा ये जो बातें आप मुझे बता रहे हैं ये आप ऑन कैमरा मुझे बताइए ना, जिससे कि मैं सिर्फ अकेला मैं नहीं, मैं चाहता हूं कि और भी बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे जो आपके ये अच्छे विचार सुन के लाभान्वित होना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप एक लाइफ कोच हैं और आप अपने अनुभव से आपने इतना कुछ सीखा है कि ये बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये मुझे ही इज बीन बाय माय मेंटर, माय गाइड फॉर द लास्ट 10 years। मैं जब किन्हीं प्रश्नों में उलझता हूं तो मैं आनंद सर को फोन करता हूं। तो सर आप मुझे सुबह एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे आनंद सर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी धन्यवाद, सबको नमस्कार। सुबह सुबह एक्चुअली क्या हुआ कि आपका जो शो था, 2 शो थे, एक तो पेरेंटिंग पर था और दूसरा था क्या पंजाब सर्वाइव कर पाएगा। ये पेरेंटिंग पे यहाँ बात पहले करते हैं कि अक्सर क्या होता है ना, आपने जो आपका अवनी जी के साथ भी एक शो हुआ था जहां आपने कनाडा जाने वाले बच्चों की हालत पर बात की थी जी, कि उनके साथ वहां क्या होता है, क्यों जाते हैं वगैरह। तो अक्सर क्या होता है, मुझे बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने एक 2 शब्द बताए थे जिनको कहते हैं वाइकेरियस एम्बिशन। अब इसका मतलब यह है कि माँ बाप के सपनों का बच्चों के कंधों पर रहता हुआ बोझ। जो माँ बाप के सपने हैं, जो उनके अधूरे सपने हैं, जो वो बच्चों के थ्रू देखना चाहते हैं, बच्चों को पूरा कर। मतलब एक कॉमन गाने की लाइन सुना दूं, गाकर नहीं, कि ये है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब ये पापा की जो अपेक्षा है कि बेटा बड़ा नाम करे, गलत नहीं है, वैसे तो सब चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जब बेटे से बड़ा नाम हो नहीं पा रहा है तो आप उसको जो दौड़ा देते हैं वहां बेटा दम तोड़ देता है। जी, आपको मैं यहाँ एक बहुत रिलेवेंट किस्सा बताता हूँ। मेरा बेटा जब 5 साल का था जी, तो मैं उसे 5 साल का था तो मैं उसे ये अपना अर्जुन का जो किस्सा था, जो तोते की आंख वाला जी, तो मैं उसे समझा रहा था कि भाई ये जो है ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने सुन लिया। बोला आपको ये किस्सा किसने बताया? मेरी माँ ने। उसको किसने बताया? उसकी माँ ने बताया होगा। उनको किसने बताया? उसकी माँ ने बताया होगा। उनको किसने बताया? अब मैं इरिटेट हो गया। मैं बोला भाई कहना क्या चाहता है? हजारों साल से महाभारत में लिखा हुआ किस्सा है, महाभारत का किस्सा हजारों साल से चला आ रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से? उसने बोला शांति से, मुझे बिल्कुल नजर से नजर मिलाकर पूछता है, आपको ये किस्सा बचपन से पता है? हाँ पता है। आप अर्जुन हुए क्या? बात तो पते की थी। मैं बोला नहीं, मैं जो हूं, मुझे दूसरा कोई आज तक अर्जुन नहीं हुआ, ठीक है? मैं जो हूं मुझे होने दीजिए। मैंने बोला बस भाई ठीक है, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। बच्चे से भी कभी कभी बड़ी बात पता चलती है। उसको मैंने कभी उसके बाद फोर्स नहीं किया कि तू क्या बनना है, जो तू बनना है बन ले, खुश रहे। तो बात अक्सर ये होती है कि माँ बाप जो अपने अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का, मतलब खुद से जो नहीं हो पाया उसका बोझ बच्चे पर लाद देते, बच्चा वहीं दम तोड़ लेता है। तो ये बहुत गलत है जी। अच्छा सर, आप मुझे सुबह एक किस्सा और बता रहे थे कि शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन से कहा। वो क्या बात थी, जरा वो बताइए। ये मैंने एक्चुअली
किस्सा मतलब किसी का नैरेटेड सुना हुआ है, हो सकता है कि उन्होंने देखा हो, मैंने भी ये वीडियो खुद देखा नहीं है, लेकिन किस्सा कुछ यूं था कि अमिताभ को शाहरुख ने कहा कि कोई शो में कि मैं आपको कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत हम्बली कहा। तो बोले कि भाई आपके बेटे का जो ये है कैरियर है, तो उसे उसके कंधे पर आपके नाम का बोझ है। तो अमिताभ एग्री कर गए। ठीक है, फिर मतलब कम से कम क्या है कि एक बाप ने एक बात समझ ली। अभी यही बात शाहरुख का बेटा अगर आएगा तो उसके कंधे पर शाहरुख के नाम का बोझ होगा, वो तो है ही। लेकिन वैसे आप देखें तो सुनील गावस्कर के पिता कोई एक सामान्य आदमी थे। सुनील गावस्कर पर कोई बोझ नहीं था, जो वो बनना चाहता था बन गया। उसके बेटे पर बोझ था, वो फल फूल नहीं पाया। लाला अमरनाथ के 2 बेटे, बड़ा नाम तो किया, लेकिन कैप्टन तो भारतीय टीम के कप्तान वगैरह, मतलब वो ग्लोरी तो नहीं आई। कहीं ना कहीं कम हो जाता है, कहीं बेटा बाप से सवाई हो जाता है, लेकिन कहीं बेटा जब आधा पौना होता है तो बेहतर है कि उनको दूसरी कोई लाइन पकड़ा दे, तो हो सकता है वो और वहां बड़ा नाम करे। हम इस बात को समझते नहीं है, उस बात को हम समझना नहीं चाहते। एक्चुअली ट्रेजेडी वो है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी। जी अच्छा, तो इसमें मेरा एक सवाल है कि सर, जी जी, अगर बाप के नाम का बोझ बेटे के कंधे पे आ रहा है, बाप अगर नामी है, बाप बहुत सक्सेसफुल है, और उसके सक्सेस का बोझ, उसके नाम का बोझ बेटे के कंधे पे आ रहा है, कई बार सिबलिंग्स की सफलता का बोझ, अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई है, वो आईआईटी मुंबई में पढ़ रही है, तो उसकी सफलता का बोझ कई बार छोटे भाई बहन पे आता है। तो ये केवल देखिए एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूँ। ये केवल बाप की सफलता का बोझ नहीं, ये माँ बाप की या पूरे फैमिली की अपेक्षाओं का बोझ है ज्यादा। जी, ये सिबलिंग्स की सफलता का बोझ आप क्या कह रहे हैं? पड़ोसी की सफलता का बोझ आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पड़ोसी की छोड़िए, गली बोलने में रहने वाले आदमी का बोझ आ जाता है। कहाँ बोझों की कोई कमी नहीं, बस आप कंधा देने को तैयार रहे, बोझ आते रहेंगे। हाँ, कि शर्मा जी का बेटा ऐसा कर गया तो तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर, आपने कहा, आपने एक और सुबह बड़ी मजेदार बात कही थी कि माँ अगर खुद कलेक्टर नहीं, अगर एक महिला खुद कलेक्टर नहीं बन पाई, नहीं, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दो तीन बातें हैं। देखिए, जो पावर है ना, पावर का सबको चाहत रहती है कहीं ना कहीं, मतलब महत्व की, महत्व द्वारा दूसरों पर कोई पावर चलाना, कोई अहमियत खुद की हो, कोई लोग मुझे देखे, भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, तो मेरी मतलब मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे देखे, मुझे पूछे, मेरी कोई पूछ हो। ये जो लोगों को जो चाहत होती है ना, ये बड़ी घातक हो सकती है। जो लोग खुद सफल नहीं होते, उनके पति और उनके बच्चों के लिए ये बहुत सफल, मतलब खास करके महिलाओं की बात कर रहा हूं जी, कि वो महिला जो है वो पति को सक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी फेल्ड मैन इज आल्सो अ वुमन। ये बात नहीं कही जाती जी। तो मतलब सक्सेसफुल मैन कर, ठीक है, तो महिला को क्रेडिट दे दो, ठीक है, क्रेडिट होता है उसका। मतलब इसके सक्सेस में इसको जो त्याग करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, उसमें उस महिला के समय का, उसके क्वालिटी टाइम का कुछ ना कुछ तो भोग लगता है, तो उसका श्रेय है। लेकिन जब ये आदमी उसके नैगिंग के वजह से फेल होता है, तो वहां उसको कोई क्रेडिट देने जाता नहीं, ना वो क्रेडिट लेने आती है। जो महर्षि वाल्मीकि बनने के पहले रत्नाकर डाकू थे। नारद मुनि से मिले, उन्होंने कहा भाई तेरे पापों का बोझ तेरे परिवार वाले उठाएंगे क्या, पूछ लेना। तो सबने मना कर दिया। तो वैसी ही बात होती है
कि भाई हमारा पेट भरना तेरा काम है, तू कहां से पैसे लाता है वो तू जाने, उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। तो इसी तरह मैं महिला की जरा सा डायग्रेस हो गया, मैं मुद्दे पर आता हूं। जो महिला खुद एम्बिशियस होती है, लेकिन उसको अपनी एम्बिशन या करियर के लिए एवेन्यूज नहीं मिलते, तो वो उसका सेटिस्फैक्शन जो है जिस पुरुष के साथ वो एसोसिएट होती है उसके माध्यम से देखती है। वो मतलब शर्मा जी की बेटी है, डॉक्टर की बीवी हो गई, ये मैडम डॉक्टर की बीवी होना चाहती है। पति डॉक्टर नहीं हुआ तो बेटे को डॉक्टर बनाना चाहेगी। तो अगर किसी की बीवी जिसके माध्यम से वो इसकी बीवी कलेक्टर नहीं है, तो कलेक्टर नहीं, पति कलेक्टर नहीं बन पाएगी, तो बेटे को बोलेगी तू कलेक्टर बन जा, मैं तेरी मां बन के रहूंगी। कहीं ना कहीं से पीछे जो मतलब जो कहते हैं ना, जो पीछे जो शक्ति खड़ी है वो प्रेरणा शक्ति करके उसको अपना श्रेय चाहिए। वो एक ड्राइविंग पावर है जिसको हम समझते नहीं है, लेकिन है, बहुत बड़ी पावर है ये जी। और इसका निगेटिव इफेक्ट ज्यादा। हाँ नहीं, बोलिए, ये मैंने बात खत्म कर दी। इसका निगेटिव इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है। आपका ये कहने का मतलब है कि यदि खुद आईएएस कलेक्टर नहीं बन पाए तो कलेक्टर की बीवी बन गई, अगर कलेक्टर की बीवी नहीं बन पाई, एक सामान्य आदमी की बीवी बनी, तो कलेक्टर की मां बनकर अपनी जो पूरी महत्वाकांक्षाएं थी उनका बोझ बच्चे पर लाद देना है। और क्योंकि खुद को कलेक्टर की मां बनाना, खुद को कलेक्टर की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर बताना है। She wants to be a center of influence by virtue of her association with the collector. हाँ, अब वो उसकी बीवी हो, कलेक्टर की बीवी हो तो मैडम आइए, कलेक्टर की मां बनी तो भी मैडम आइए। वो मैडम आइए की जो चाहत है वो जो है वो पति को या बच्चे को प्रेरित करती है। You can say it's a driving force or you can say it's a whip, जो आप कहना चाहते। तो अच्छा सर, तो फिर हमारे समाज में ये बच्चों को कर्जा करके 25-30 लाख रुपया कर्जा करके ये प्रकार फर्जी शादी करके, झूठी शादी करके, झूठ बोल के ये कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भेजने का जो चाव समाज में पैदा हुआ है, क्या ये इसी प्रकार की महत्वाकांक्षाओं का नतीजा है? मुझे तो वही लगता है कि इसका बेटा गया, उसका बेटा गया, तू क्या कर रहा है। इनके जो स्टैंडर्ड्स है, इन्होंने खुद के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाकर रखे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस ये है, तो फिर उसके वो सोशल सारी बातें आने लगती है। इनके किटी पार्टी, हाँ, नहीं, इनके ये है कि किटी पार्टी में डिस्कस करने के लिए भी उनको मुद्दे चाहिए ना। किटी पार्टी भी, यार महिला मंडल में किसी ने बोल दिया कि हमने तो ये लिया, मेरा बेटा यहाँ गया, मेरा बेटा वहां गया, घर आके बरस पड़ेगी तू क्या कर रहा है। पति का तो हो गया। ये अंधी दौड़ आपको कहीं रुकती भी दिखती है या ये समाज में और ज्यादा बढ़ रही है? पहले ये गुजरात और पंजाब तक सीमित थी शायद। हर जगह है। गुजरात पंजाब में तो बहुत अंधी थी, लेकिन हर जगह है। तेलंगाना में कम है क्या? आंध्र के बच्चे देखिए, कर्नाटक के बच्चे देखिए, तमिलनाडु के बच्चे देखिए, कहां नहीं भाग रहे हैं। नहीं सर, यूपी में हमें ये कम दिखाई देता है। ये दिल्ली एनसीआर के नजदीक वाला यूपी नहीं, पर मैं अगर ईस्टर्न यूपी की बात करूं तो वहां हमें महत्वाकांक्षा, वहां कोई और महत्वाकांक्षाएं होगी। देखिए, ये महत्वाकांक्षा हमेशा होती है, इसके पैमाने अलग अलग होते हैं। अब भले समझे उनको बच्चों को यूएसए भेजने का अगर समझो चलन वहां कम है, लेकिन मुखर्जी नगर तो भेजते हैं, कोटा तो भेजते हैं। तो बस मैंने वही कहा ना, पैमाना अलग है, दैट्स ऑल। महत्वाकांक्षा वही है, स्वरूप अलग है। अब पंजाबन के नाक नक्श, पूर्वांचली के नाक नक्श तो फर्क होगा ना, तो वही महत्वाकांक्षा का भी है, चेहरा अलग है वही।
नहीं नहीं, पर सर एक बात बताइए, इसमें ये लोग कहते हैं कि ये मानव की एक टेंडेंसी रही है, मनुष्य का स्वभाव रहा है कि दे ऑलवेज गो फॉर द ग्रीनर पैस्चर्स। वो ज्यादा जहां हरी घास होती है वहां के लिए पलायन एक स्वाभाविक सी बात है, और ये आज से नहीं सदियों से है। तो इट्स इंग्रैंड है बस इसको। लेकिन अभी क्या है देखिए, पहले इस बात को पहचान कर इसके लिए कुछ बोला जाता था, लोग बोलते थे कि ये गलत है और गलत को गलत माना जाता था। अभी क्या है, इसको गलत नहीं माना जाता। जो बोलता है उसको कहते हैं कि भाई आप महत्वाकांक्षाओं को रोक रहे हैं। अब बोलने वाले व्यक्ति को डिमोनाइज किया जाता है। और ऐसे क्या होता है कि ऐसे जो सेंसिबल जो बात बोलता है उसको डेमोनाइज करने वालों की भी एक जमात से पैदा हुई है। कुछ लोगों का इसमें कुछ फायदा होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, ऐसे ही बोल देते हैं। एक बात देखिए क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हर किसी का कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है, नहीं होता। मॉनेटरी बेनिफिट हो ऐसी बात नहीं है, बस बात लेकिन इतनी है कि जहां पे आपको कुछ महत्व मिल रहा है या आपको कुछ महत्व चाहिए है तो वहां भी आदमी जाके एडवाइस कर आता है मेरी सुनी जाए, और उसको काटा जाए, फिर वो आदमी से शत्रुता कर लेता है। बिल्कुल आभासी बात है। फिर भी अभी आप ही देखिए सोशल मीडिया पे हम दोनों 10 साल हैं, ठीक है, बिना किसी वजह के आपसे कितने लोगों ने दुश्मनी कर ली है, आप उनका नाम तक नहीं जानते, ना आपके फ्रेंड लिस्ट में है, आप उनका नाम तक नहीं जानते, लेकिन आपके खिलाफ गबन कितने लोगों ने उल्टी किया है ये तो आप जानते हैं। अब मतलब आपको तभी पता चलता है जब वो आदमी आपके खिलाफ विश्वमन करता है कि अरे भाई हाँ ये कौन है। ये होता है। देखिए आजकल सोशल मीडिया में तो इन्फ्लुएंसर जो है ना वो इन्फ्लुएंजा बन गए हैं। इन्फ्लुएंजा से एक जमाने में बहुत लोग मरते भी थे, आज मरते कम है लेकिन नुकसान तो होता ही है, बीमार तो होता है आदमी। बोलिए बोलिए सर मुझे एक बात बताइए, अब आपने कहा कि बच्चे पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं की बोझ के नीचे, उनके नाम के बोझ के, उनकी अनबुझी इच्छाओं, अप्राप्त इच्छाओं के बोझ के तले दब रहे हैं। What should the new generation do? बच्चों को अब क्या करना चाहिए? वो अपने माँ बाप की इस महत्वाकांक्षा का बोझ अपने कंधे से कैसे उतारें? How would they get rid of these? मतलब ये जो पैदा हो रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जितने फेलियर्स है उनकी कहानियां, उनकी सच्ची कहानियां सच बताया जाए, दूसरा इसका इलाज नहीं है। क्योंकि एवरीबॉडी थिंक्स दैट एम्बिशन इज हेल्दी, नो डाउट। एम्बिशन इज व्हाट, मतलब सोसाइटी को जो चालना देती है, गतिमान रखती है, वो एम्बिशन होती है। लेकिन एम्बिशन की जहां अति होती है, वो गति की जहां अति होती है वहां जाके गड्ढे में गिरती है। तो कम से कम क्या है कि जैसे हाईवे पे जो एक्सीडेंट प्रोन जोन्स पे जो पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं ना, वैसे ये केस हिस्ट्रीज की भी बात की जाए कि हाँ भाई ये भी होता है। दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जैसे बताएंगे कि भाई ये है तो कोई भी माँ ये मानने कोई तैयार नहीं होगी कि उसकी एम्बिशन उसके बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कोई नहीं, हम कोई मानेंगे नहीं। तो सर चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये जो भी बच्चे, चाहे वो कोटा जा रहे हैं, चाहे वो किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कोई भी ट्रेंड ऑफ द डे होता है सब फिलहाल कनाडा वगैरह है, मुखर्जी नगर भी है, और भी कुछ आएगा। एक जमाने में IIT था जी। तो बताइए तो सर ये आज आपके साथ ये हमारा पहला ये इंटरेक्शन था। नहीं, आपका क्वेश्चन अधूरा रह गया, आई एम सॉरी।
आप पूछ रहे हैं कि कोई भी ट्रेंड जैसे वो जा रहे हैं, तो आप पूछना क्या चाहते थे? बात नहीं, अधूरी मैंने रह कहा गई कि आपकी। बच्चे जो माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले जा रहे हैं, और फिर चाहे वो कोटा हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे कनाडा हो, वहां घुट घुट के मर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। वहां पे आपको हर ये रोज मतलब बुरी खबरें सुनने को मिल रही है। बच्चे क्या करें? बच्चे देखिए, ये बुरी खबरें मैंने आपके माध्यम से पहली बार सुनी। कनाडा की खबरें मैंने आपके माध्यम से पहली बार सुनी, आपके पास आई होंगी, मुझे नहीं पता था। ठीक है। नहीं सर, और वहां तो आपको नहीं, देखिए, मुझे पता नहीं था, पर्सनली मुझे पता नहीं था। मैं इतना खुद को वेल इन्फॉर्म भी नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है। आजकल मेरी मतलब मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड मुद्दों पर काम कर रहा हूँ। मैंने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया काफी। तो ये आप जी अपडेटेड होंगे, मैं अपडेटेड नहीं था। ठीक है। वैसे आपको एक बात बता दूं, अभी मेरे एक महाराष्ट्र के पुणे के एक लेखक मित्र हैं, जिनका नाम है अभिजीत जोग। जी उन्होंने उन्होंने किताब लिखी है, जिसका नाम है जगाला पोखरणारी डावी वाळवी, मतलब दुनिया को खोखला करने वाली बाई या वामपंथी दीमक। जी अब 17 तारीख को उसका पुणे में विमोचन हुआ। उन्होंने मुझे वो किताब की प्री पब्लिकेशन उन्होंने मुझे कॉपी भेज दी थी। नींद हराम हो गई मेरी पढ़कर। अमेरिका में जो कुछ हुआ है, ये लेफ्टिस्ट ने वहां जो कुछ किया है, ओबामा के समय ये वोकिज्म का वगैरह, जेंडर फ्लूइडिटी वगैरह का जो कुछ हुआ है, इट्स हॉरिबल, इट्स हॉरिबल। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि वहां आज जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है, जहां जिनके आज पोते पोती या नाती नातियां वगैरह बड़े हो रहे हैं, वो अगर वो किताब पढ़ेंगे, जैसे वो अभी मुझे उन्होंने बताया कि हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही है, मैंने कहा गुजराती और पंजाबी में भी ट्रांसलेट करा दीजिए, उनको पता भी चले तो वहां क्या हो रहा है। मतलब बच्चों को जो जेंडर फ्लूइडिटी के नाम से उनके जो इरिवर्सिबल डैमेज के ऑपरेशन वगैरह करवाए जा रहे हैं, मेरी सांस अटक गई। अभी भी मैं बेचैन होता हूं वो याद करके वो बातें, कि ऐसे बच्चों के साथ किया जाता है। माँ बाप जो है हेल्पलेस है। बच्चे को मूड मतलब टीचर बता देते हैं कि तू ऐसा नहीं कि तू लड़का ही है, तो वो खुद को लड़की समझने लगता है। आज हम यहां भी देख रहे हैं, साड़ी में दाढ़ी। ये क्या चल रहा है? तो ये मतलब क्या है ना कि बच्चों को, चूंकि हमारे यहाँ बच्चे कम होते हैं, और हमें क्या है कि इतना वल्नरेबल बनाया गया है कि किसी भी चीज को अपोज करना मतलब आपको बैकवर्ड, रिग्रेसिव वगैरह कई सारी चीजें लेबल लगाए जाते हैं। हम फिर नहीं 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 भाई, हम सीधा चलेंगे, हम सीधा चलेंगे, मतलब घोड़े को अंखोड़े लगाकर नहीं 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 सॉरी, हम खुद को ही अंखोड़े लगा लेते हैं, बोलो जाओ जैसे चलना है। ये गलत हो गया है। विचार करना छोड़ दिया। कोई भी आज खुद को इन्फ्लुएंसर बता के हमें हाँक रहा है। और एआई जो आ रही है ना, एआई तो मैं तो कहता हूं कि दे आर टेकिंग अवे लैंग्वेज फ्रॉम यू, यू डोंट रियलाइज इट। आपको लगता है कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस नहीं है। जी तो मतलब आपका एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना ही खत्म हो जाएगा। आपके पास शब्द नहीं रहेंगे, अलग शब्द रहेंगे नहीं। किसी के पास उतना शब्द, उतनी वोकेबलरी नहीं रहेगी कि वो शब्द समझ पाएगा। जो लिखा गया है वो पढ़ेंगे नहीं कोई। आजकल देखिए मतलब लोगों का फोकस नहीं रहता, थिंकिंग एबिलिटी नहीं है। आज कंसंट्रेशन की क्षमता जो है ना 15 सेकंड पर आ गई है। जी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, कि उसका फोन आता है, वो बोलता है आपको सॉरी, फोन लेता है और 2 मिनट बात करके आपका कन्वर्सेशन, ही ट्राइज टू स्टार्ट द डिस्कशन अगेन। शुरुआत कहां से होती है, वो कहां से शुरुआत करता है? हाँ तो हम कहां थे? अरे भाई 10 मिनट तेरे साथ में क्या कर रहा था? अगर तू मेरे से पूछ रहा है आप हम कहां थे, तो व्हाट वर वी डूइंग, व्हाट वाज इट? मतलब मैं भाई तुम्हें समझाने में क्या कर रहा था? एक रिंग ने तुम्हारी ये तोड़ दी, तो वेयर आर वी? वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
चूंकि उसका फोन है, हम बस देखते रहते हैं, या फिर उसके मुंह क्या ताकना, हम यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं। जब वो, हाँ सर बोलिए, क्या आप क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, अपना भी हो जाता है, हाँ मैं क्या बता रहा था, चलिए छोड़िए, याद आएगा तो बात करेंगे। ये कोई बात हुई? जी बोलिए, सॉरी, तो बोलिए सर बोलिए। अब आज की बातचीत से मुझे एक बात समझ में आई कि एक तो बच्चे अपने पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं के तले दबे दबे जा रहे हैं, दूसरे उन पे वामपंथी विचारधारा को जो चौतरफा हमला हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। तीसरा, आपने कहा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी जैसे वो है, जैसे मुझे एक बात याद आती है कि जब वो गोल वाला फोन होता था सर, उस जमाने में हम लोग को 50, 60, 70 फोन नंबर याद रहते थे। आज एक भी नहीं रहता। आज आज तो ज्यादातर मुझे अपनी पत्नी का फोन नंबर, जो मोबाइल नंबर है, वो याद नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की याद करने की, मैं भूल जाता हूँ। मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपना 1 या 2 नंबर और याद है, बाकी एक भी नंबर मुझे याद नहीं रहता। जिन लोगों से मैं डेली 10 बार बात करता हूँ ना, उनका भी फोन नंबर मुझे याद नहीं रहता। इसका मतलब क्या, हमारा मेमोरी का जो पहले जो दायरा बहुत बड़ा होता था, वो अब धीरे 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 सिमटता जा रहा है, और हमने सारा कुछ मशीन के हवाले कर दिया। ये, हाँ देखिए, डिपेंडेंस जो है ना, ये डिपेंडेंस हम समझते नहीं है। आज आप देखिए, मैं खुद भी उसका शिकार हूं। आप देखिए, पहाड़े अपने, आपके भी पिता की जनरेशन को पहाड़े होते थे, फटाफट ओरल कैलकुलेशन करते थे। वो 2.5, 2.25 वगैरह के भी पहाड़े होते थे, फटाफट हाँ बिल्कुल। कैलकुलेशन कर देते थे। ठीक है, अब हम टेबल्स पे आ गए तो 30 से ज्यादा टेबल्स याद नहीं होते। टेबल्स वो भी थे, हमें याद नहीं होते। आज तो टेबल्स भी नहीं होते, कैलकुलेटर पे काम होता है। 2+2 4 ही है कि नहीं, वो कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। तो वही बात आ गई कि हमने जो, देखिए, मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज वन थिंग, बट मेमोरी इज नॉट। ब्रेन का काम क्या है? सोचना। मेमोरी इज वन सबसेट। तो हमने ब्रेन की सोचने की क्षमता कहीं और लगा दी, लेकिन मेमोरी का हमने उसको डिप्लीट कर दिया है। जी। तो ये बात खतरनाक है। देखिए, मेमोरी देखिए अभी क्या है, अभी तो हमने मेमोरी खोई है, अभी हम फोकस खो रहे हैं, अभी हम वोकेबलरी खो रहे हैं। तो व्हाट आर वी कमिंग टू? भेड़ बन रहे हैं, हाँ को कोई भी, बस डर डर के जियो। नहीं, ये देखिए, आज आपने एक बहुत बड़ी बात मुझे इंगित कर दी। मेरा बहुत दिनों से इस पे मैं सोच नहीं रहा था, पर आज से मैं सोचना शुरू करूंगा। आपने कहा कि हमने मेमोरी खो दी, हमने सोचने की क्षमता खो दी, अब हम धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी खो रहे हैं, हम धीरे धीरे अपनी भाषा भी भूल जाएंगे, या भाषा खो देंगे, या भाषा में भी हम सीमित हो जाएंगे। तो क्या हमारी भाषा में विचार तो, करने की क्षमता। हाँ बिल्कुल। देखिए, भाषा का तो भट्टा भट्टा बैठ गया है। आपको मैं एक बात बता दूं, कई सारे, मतलब जो पुराने ग्रंथों में, हिंदी में खास करके देवनागरी में जो आ अ वगैरह का जो वर्ण थे, अब वो नया हो गया है। पुराना वो आ है, न है वगैरह जो है, ज वगैरह जो है, आज नई पीढ़ी को पढ़ने को नहीं आएगा। बिल्कुल, आप आपको सही याद कह हो, रहे हैं। आज नई पीढ़ी को पढ़ने नहीं आएगा। मुझे कुछ साल पहले एक विशाल सिंह करके मेरे मित्र है, शायद आपको भी परिचित होंगे, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने कोई पांडुलिपि कोई देखी थी, उसमें जो तरह के वर्ण वगैरह थे, वो आज पहचाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो वर्ण स्वरमाला जो है, स्वरमाला में र, रि, लर वगैरह तो लुंठित स्वर वगैरह है, तो वो आज किसी को पता ही नहीं है। जी। और मजे की बात बताता हूं, गणित के लिए लोग गणित बोलते हैं, ये कहां से हो गया? और ये मतलब जिनके सरनेम अब उच्चवर्णीय है, जो पायलागी वर्ग के हैं, वो गणित को गणित बोलते हैं। ना कट, कभी तो मंत्र शास्त्र तो पढ़ा होता। ये मुझे उस बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो लेकिन यहाँ वो विषय अप्रस्तुत है। लेकिन ये वर्ण दोष कहां से आ गया? क्ष जो है,
अक्षर का जो है वो अक्षर कर दिया, क्षमा हो गया। लिखने में भी क्षमा, क्षमा, कुछ भी। मतलब आप अपने शब्द एक दो पीढ़ी के अंदर अगली पीढ़ी के लिए अनरिकॉग्नाइजेबल कर देंगे। दे कांट इवन प्रोनाउंस, एंड व्हेन दे कांट प्रोनाउंस, नहीं, एक मिनट, जो शब्द आप पढ़ नहीं पाते, जिसका आप उच्चारण नहीं कर पाते, फिर उसके नाम पर आपको कोई भी कुछ भी अर्थघटन करके बहका सकता है, और बहकाया जा रहा है। नहीं, आपको मैं हाँ बोलिए। ये जैसे वो कुछ लोगों का ये मानना है कि हम अपने दिमाग से अगर कुछ चीजें, कुछ जंक खाली कर देंगे, या अपनी मेमोरी को खाली कर देंगे, या अपने दिमाग से जंक हटा देंगे, तो नई चीज, नए विचार, नए न्यू थॉट प्रोसेस के लिए जगह बनती है। तो हम कुछ चीजें अगर लूज कर रहे हैं तो कुछ चीजें गेन भी कर रहे हैं क्या? देखिए, आपको पता नहीं कि आप क्या लूज कर रहे हैं। आपने उन चीजों को टेस्ट ही नहीं किया कि आपने लूज करने के लिए वो त्याज्य थी भी या नहीं। आपको किसी ने बोल दिया कि वो त्याज्य थी, आपने छोड़ दिया। आपने उनको, आपके पास वो चीजें थी ही नहीं, लूज क्या किया आपने? आपके पास वो चीजें थी ही नहीं, बस आपको किसी ने बोल दिया नहीं उसका कोई काम का नहीं, आपने बोला हाँ भाई वो बोल रहा है, सही बोल रहा होगा, वो चीज वाकई त्याज्य होगी, लूज करने लायक होगी, तो छोड़ दिया। अच्छा सर, तो इन ये चैलेंजेस तो आपने बताए, इनका समाधान बताइए आप, नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए? देखिए, नई पीढ़ी के पहले मैं तो कहूंगा कि जो आज उनके नई पीढ़ी के जो माँ बाप है, जिनके बच्चे आज बच्चे कहलाने के योग्य हैं, उनको सबसे पहले बताओ भाई देखो तुम अपने बच्चों के साथ क्या करना चाह रहे, तुम तो गए, नई पीढ़ी बनाओगे उसका तुम क्या करोगे ये तो बताओ। इतना ही कर सकते हैं, बाकी नहीं, वैसे नहीं तो सुधार नहीं हो सकता। नई पीढ़ी से अगर आशा लगानी है तो नई पीढ़ी की सृजन जिनकी जिम्मेदारी है उनसे बात करिए, वो सुनेंगे तो सुनेंगे, लेकिन नहीं तो कम्युनिस्टों ने लगभग ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कर दिया है, और कोई मानने को तैयार नहीं कि उसके साथ खराब व्यवहार हुआ है या वो खराब हो चुका है, कोई मानने को तैयार नहीं। और वामपंथी की देखिए, वामपंथी की सबसे बड़ी चीज क्या है? व्हाट दे वांट इज पावर, एंड दे वांट पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो खराबी बताते हैं, वो हमेशा खराबी बताते हैं, बोलते हैं कि इसको नष्ट करना चाहिए, भाई इसकी जगह क्या लाओगे? नहीं, सबसे पहले इसे नष्ट कर दो, उसे नष्ट कर दो, उसके बाद क्या है? खंडर में बैठे रहो। वही किया है उन्होंने आज तक। जहां भी वामपंथी देश प्रोग्रेस किया है, उसने कम्युनिज्म को खूंटे पर रख दिया है। फोटो बना के चाइना को देखिए, चाइना ने कम्युनिज्म को फ्रेम में बना, माओ के फ्रेम में रख दिया। क्यों? माओ की क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन माओ के विचारों पर चल नहीं रहे। माओ के विचारों की दुहाई देंगे सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट कम्युनिज्म टू अदर कंट्रीज, व्हिच कंट्रीज दे वांट टू रूइन। चाइना की आज स्ट्रेटेजी ये है, आज कम्युनिज्म उनके लिए एक्सपोर्ट वैरायटी है, लोकली नॉट टू बी कंज्यूम्ड। आपके यहाँ हड़ताल करवाएंगे, उनके यहाँ हड़ताल होती है क्या? यही है। नहीं सर, ये जब हम दूसरे देशों में पलायन के पे अगर नजर डालें, जी तो कोई भी देखिए, कोई भी शरणार्थी या वो जो ग्रीनर पास्चर की तलाश में जितने भी लोग निकल रहे हैं ना, नोबडी वांट्स टू गो टू अ कम्युनिस्ट कंट्री। आप बता दिए एक भी कम्युनिस्ट कंट्री क्या किसी के लिए डेस्टिनेशन है? क्या डेस्टिनेशन कौन से देश बन रहे हैं? मुझे लगता है डेस्टिनेशन वो देश बन रहे हैं जो वोक है, जो लिबरल है। हाँ, नहीं, जिनको वोक बनाया है, जिनको कम्युनिस्टों ने वोक बनाया है। अच्छा, कम्युनिस्टों ने वोक बनाया? वो कैसे ही नहीं बनाए, प्रॉस्परस थे। देखिए, एक बात होती है, आदमी को सुख भी जो है ना काटने लगता है। तो ये जो सुख काटने लगता है, तो कुछ ना कुछ नए की जो बात है, तो ये बात होती है कि उनको वोक के नाम से, मतलब किसी को वहां भड़का दिया कि भाई वोक,
अब जिनको वोक बनाया है उनको ये नहीं कहा कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी है मेहनत करके बराबरी में आने की, नहीं, उनको इतना कह दिया कि तुम ये हो, इसका कारण वो है, उसको नीचे लाओ, तुम ऊपर चलो, ये नहीं। आपको ऊपर ले जाने की उनके पास कोई सीढ़ी नहीं है, उनके पास बंदूक है, पत्थर है, ताकि जो ऊपर है उसको गिरा के नीचे, उसको पत्थर मार के बंदूक से गोली चला के नीचे गिराओ, ताकि वो आपके नीचे आ जाए, फिर आप खुश, हाँ भाई वो ऊपर था अभी मेरे नीचे है। दैट इज ऑल। ग्रीन थॉट भी यही है। पाकिस्तान से कोई सऊदी नहीं जाना चाहता। तो आनंद सर, आज ये हमारी पहली चर्चा रही और आज हमने विभिन्न विषयों में बात की, और ठीक है। हमारा आज की चर्चा को जो मुख्य उद्देश्य था कि हम आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ विचार देना चाहते थे जिससे कि वो खुद आत्ममंथन करें, आत्मावलोकन करें और कुछ सवाल खुद से पूछे, कुछ सवाल हमसे पूछें। तो ये देखिए, ये विचारों की एक श्रृंखला आज हमने शुरू की है। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, बट वी वुड इनवाइट कमेंट्स फ्रॉम आवर न्यू फ्रेंड्स। हम अपने नई पीढ़ी से आज की इस चर्चा पे कमेंट्स आमंत्रित करते हैं, बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी, सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस डिस्कशन। ये विचार श्रृंखला आगे के आने वाले हमारे प्रोग्राम्स में चलती रहे। आप कोई अंतिम रिमार्क 1 मिनट 2 मिनट में देना चाहेंगे so that we can finish this program? That's it. तो आज अगले डिस्कशन के लिए नए मुद्दे लेंगे। जी, मुद्दों की कमी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर अपने आनंद जी राज्याध्यक्ष जी, और आज आपने हमें बहुत अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल के दिया। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। मुझे भरोसा है कि, मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक नई किस्म की डिस्कशन थी आज, और लेट्स सी हम आगे ये विचार श्रृंखला आगे कहाँ तक जाती है। विल कंटिन्यू विद दिस। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आनंद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।